मध्य प्रदेश में पंचायतों की मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम स्थगित। परिसीमन का पूरा होने के बाद भी वार्डवार मतदाता सूची होगी तैयार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित। देहरादून से लेकर चंडीगढ़ और पटियाला में की रैली, कहीं भी मास्क लगाए नजर नहीं आए केजरीवाल। इंदौर में 14 दिन में कोरोना से तीसरी मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 500 के पार। मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी चिंता। पन्ना में पोषण ट्रैकर ऐप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता परेशान। ऐप में आ रही लॉगिन और अन्य समस्याएं। काम नहीं होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर बना दबाव और मानदेय कटौती। और कैबिनेट बैठक में बेरोजगारी पर शिवराज सरकार के बड़े फैसले। 12 जनवरी से निरंतर होंगे रोजगार मेले। एक साथ 3 लाख लोगों को रोजगार देने की प्रक्रिया होगी शुरू। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में बीते दिनों पूर्व निगम मंडलों में नियुक्तियां की गई हैं और अब इन नियुक्तियों को लेकर ऑल इंडिया कुम्हार प्रजापति पॉलिटिक्स फेडरेशन ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से मुलाकात की है। निगम मंडलों में कुम्हार प्रजापति समाज को भी प्रतिनिधित्व मिले, इस बारे में भी चर्चा की गई और रामदयाल प्रजापति को किसी भी निगम मंडल में अध्यक्ष बनाने की मांग की है। संयोजक दिनेश प्रजापति ने कहा कि प्रजापति समाज का अधिकांश वोट भाजपा को जाता है, जिसके बावजूद कुम्हार प्रजापति समाज की अनदेखी की गई। प्रजापति समाज जिंदाबाद, प्रजापति समाज जिंदाबाद, प्रजापति समाज जिंदाबाद। मध्य प्रदेश शासन ने विभिन्न निगम मंडलों में सभी समाज को प्रतिनिधित्व देते हुए नियुक्तियां की है। प्रजापति समाज का अधिकांश वोट 80% भारतीय जनता पार्टी को जाता है। प्रजापति समाज की अनदेखी की गई है, तो आज उसका आग्रह करने हम प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी से मिले और उनको ज्ञापन सौंपा है कि प्रजापति समाज के श्री रामदयाल प्रजापति हैं, उनको किसी भी निगम मंडल अध्यक्ष, किसी भी उसमें निगम मंडल अध्यक्ष बनाया जाए। ऐसे ही हमारे इंदौर और उज्जैन से मांगीलाल रेडवाल जी हैं, अशोक जी प्रजापति हैं, इनको विकास प्राधिकरणों में अध्यक्ष बनाया जाए। अगर नहीं बनाया जाता तो उसमें क्या कार्रवाई? नहीं बनाया जाएगा तो हम उसके लिए अभी तो शांतिपूर्वक तरीके से हमने आग्रह किया है, उसके लिए जन जागरण यात्रा निकालेंगे कुम्हार समाज की कि हम जिनको वोट देते आए हैं उनमें यदि हमारी वहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं होगी और हमारी प्रजापति समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, उचित प्रतिनिधित्व, तो हम अपने जन आंदोलन करेंगे। हम रतलाम के रत्तागढ़ खेड़ा गांव में डायनामाइट के विस्फोट में एक किसान की जान चली गई। बता दें, डायनामाइट किसी ने जानबूझकर उसके खेत में लगे ट्यूबवेल के साथ जोड़ दिया था। सुबह ट्यूबवेल शुरू करने के लिए किसान ने जैसे ही बटन दबाया वैसे ही डायनामाइट फूट गया। धमाका इतना जोरदार था कि किसान कई किलोमीटर दूर जाकर गिरा और गिरते ही उसकी मौत हो गई। जिस स्थान पर धमाका हुआ वहां जमीन में बड़ा गड्ढा भी हो गया। टोटा लगाया था। जैसे मैंने सुबह 7 बजे लाइट आई, मैंने मोटर चालू करी, बटन दबाया, जैसे बम ब्लास्ट हो गया। नीम था ऊपर, वो नीम की पत्तियाँ सब गिर गई थी। गड्ढा बहुत गहरा हो गया था। 8:30 बजे आया, मैं पानी पलटा देख रहा था मुझे, और ये उड़ा एकदम, मोटर चालू करता ही उड़ गया ऊपर। आवाज आई थी। मैं वापस वहीं आया, दौड़ के देखा इधर पड़ा है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से कई योजनाओं का काम करवाया जा रहा है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत सी परेशानियां हो रही हैं और काम न होने पर मानदेय में कटौती की जा रही है। इसके विरोध में मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति के अध्यक्ष प्रिया द्विवेदी की अगुवाई में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन नहीं होने व ऐप में कई समस्याएं आने के चलते 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली गई। वहीं इस मामले में महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने कहा कि रैली में शामिल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 1 दिन का मानदेय काटा जाएगा। अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगे पूरी हो, चाहे हो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे हो मजबूरी हो। देश के हित में करेंगे काम, दाम मिलेंगे पूरे काम। नारी है, हम भारत की नारी है, वो अपना अधिकार मांगते नहीं। आज की पहली उद्देश्य
उद्देश्य तो हम लोगों का पोषण ट्रैकर का था सर। हम लोगों को पोषण ट्रैकर से काम करवाया जा रहा है, वो भी इंग्लिश से, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। और ना इसके लिए मोबाइल है हम लोगों के पास, और ना बैलेंस है हम लोगों के पास, कुछ नहीं है, ना डाटा रहता है। तो शासन के द्वारा बैलेंस नहीं दिया जाता है? नहीं, कुछ नहीं दिया जाता है। पहले मोबाइल मिले थे लेकिन वो खराब हो गए। कार्बन कंपनी के आती हैं कि इंग्लिश में ऐप है उसको हिंदी में जी, जैसे गर्भवती माताओं का नाम हम हिंदी से रहते तो हम अंग्रेजी से भरेंगे, धात्री माताओं के नाम हम अंग्रेजी से भरेंगे, 0 से 6 माह के भी सर हम अंग्रेजी से भरेंगे, और जैसे कि 6 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, और किशोर किशोरी सब, ये सब सामान सब हम इससे भरेंगे अंग्रेजी से। अब आप ही बताइए कार्यकर्ता कैसे कर पाएंगे इससे काम? OTP उसमें आती, फिर OTP उस मोबाइल को जाओ घर घर OTP का नंबर दो, जब वो लेता है मोबाइल। पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर विरोध किया है हमारी जिले भर की कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप हम लोग कार्यकर्ताओं के लिए एक मुसीबत बन रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताएं जो कि हमारी कम पढ़ी लिखी हुई हैं, चूँकि ये ऐप जो है वो पूरा इंग्लिश वर्जन है, तो हम कार्यकर्ताएं चाहते हैं कि ये हिंदी में हो। हमारी कार्यकर्ताएं मोबाइल में काम करने से नहीं डर रही, वो सिर्फ ये चाहती हैं कि वो हम लोगों को जो मोबाइल है वो हम लोग को मिले और उसका डाटा मिले हम लोगों को, और सिम प्राप्त हो हम लोगों को विभाग की तरफ से। जो कार्यकर्ताएं अपना काम कर रही हैं वो और अच्छे से काम कर सकती हैं। हमारी मुख्य मांग यही है कि मुख्यमंत्री जी से कि पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो इंग्लिश में है, उसका हिंदी किया जाए, क्योंकि हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनसे इंग्लिश नहीं आती है, तो उसे हिंदी में किया जाए। और मतलब काम करने के लिए मोबाइल और डेटा और सिम का मतलब दिलाई जाए, हमें उपलब्ध कराई जाए। पूर्व में भी आप लोगों को मोबाइल दिए गए? पूर्व में हम लोगों को मोबाइल दिए गए थे, लेकिन वो मतलब सही नहीं थे और ख़राब हो चुके हैं। आज ज्ञापन सौंपा गया है, किसके नाम से सौंपा गया? आज मुख्यमंत्री के नाम जी से ज्ञापन सौंपा है हम लोगों ने कि हमारी मांग जो है मुख्य है। तो कितने सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया? हम आज तो हम लोगों ने केवल ओनली पोषण ट्रैकर के ऐप के उसमें ही किया है। ये शासन स्तर से संबंधित मामला है। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जो ज्ञापन दिया है वो शासन को जाएगा और उस पर डिसीजन शासन लेगा। हाँ, ये जरूर है कि जितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं आज यहाँ हड़ताल में उपस्थित हुई थी, अपने केंद्र नहीं गई, तो उनका 1-1 दिन का मानदेय काटा जाएगा। एवं सहायिका की जिला इकाई द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम, जिसमें उन्होंने पोषण ट्रैकर जो ऐप है उसका विरोध किया है। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं कि हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, नेटवर्क की समस्या है, और अंग्रेजी वर्जन में ये ऐप है, जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो शिक्षा है अंग्रेजी माध्यम में वो काम नहीं कर सकती। इस समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। विदिशा के जिला पंचायत भवन में जन सुनवाई के दौरान कोरोना की तीसरी लहर का असर दिखा। आने वाले सभी आवेदकों की थर्मल स्कैनिंग की गई और जिनके पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क भी दिए गए। वहीं सुनवाई में इलाज के लिए आई एक वृद्ध महिला की सुनवाई तहसीलदार सरोज अग्निवंशी ने बाहर आकर की और तुरंत ही डॉक्टर द्वारा मेडिकल परीक्षण करवाया गया और एम्बुलेंस बुलाकर विदिशा मेडिकल कॉलेज रवाना किया गया और भविष्य में संभव सरकारी सहायता देने का आश्वासन भी दिया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना की स्थिति को लेकर राज्य सरकार निरंतर समीक्षा कर रही है। देश में कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं मामले, इस बात के लिए पूरी कार्ययोजना बनाई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही विभागीय समीक्षा बैठकों को लेकर कहा कि सभी मंत्रियों और अफसरों को फील्ड में लगातार काम करना है। वहीं कहा मध्य प्रदेश ने युवाओं को जोड़ने के लिए 18 बिंदु तय किए हैं। वहीं मीडिया के लिए ऐसे 25 बिंदु तैयार किए गए हैं। दिल्ली में प्रत्येक माह भाजपा की तरफ से सभी भाजपा शासित राज्यों में कामकाज की इन बिंदुओं के आधार पर समीक्षा की जाएगी। 13 और 14 दिसंबर को बनारस में, काशी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ 2 दिन तक बैठक की थी और बैठक में 28 बिंदु तय हुए थे। उन 28 बिंदुओं पर हर राज्य को, भाजपा शासित राज्य को अपनी कार्ययोजना तैयार करना थी और उसके अलावा 2 बिंदु और थे। एक जो हमारे देश का युवा है, वो जो हमारे राज्य की ऐसी स्कीम्स हैं या ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो हम युवा को दिखा सकते हैं।
मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। सारंग ने कहा कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की जनता का आनंद छीनने का काम किया था। वहीं कहा मुख्यमंत्री का मानना है कि व्यक्ति को सरकार के माध्यम से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में संतोष मिले। मुख्यमंत्री ने आनंद विभाग के माध्यम से एक नवाचार शुरू किया था। यदि हमें किसी व्यक्ति को संतुष्ट करना है तो उसकी आत्मा को भी संतुष्ट करना होगा। देखिए, बहुत प्रसन्नता की बात है कि कल हमने 10 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई और आज जिस प्रकार का उत्साह हमें देखने को मिल रहा है, ये बहुत सकारात्मक पक्ष है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 जनवरी तक 48 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का हमें टारगेट दिया है। हमें उम्मीद है कि हम उस टारगेट को पूरा कर लेंगे। मध्य प्रदेश में हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के मामले में हम हर तरह से पूरी मुस्तैदी के साथ काम करें। कोरोना नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में अपने पैर पसार रहा है और जिला प्रशासन संक्रमण को रोकने हेतु टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त कर रहे हैं। वहीं एक 5 वर्षीय कोरोना वॉरियर्स मैहर जैन अपने समस्त स्कूली छात्र छात्राओं से टीकाकरण हेतु मार्मिक अपील कर रही है। मेरा नाम मैहर जैन है। मैं आपसे एक करने आई हूँ। जो बच्चे 15 साल के हो गए हैं, कोरोना का टीका वो जरूर लगवा। प्लीज भैया, प्लीज दीदी, कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है। ऐसे में यूनिसेफ की टीम लगातार बच्चों और उनके परिजनों से वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता कर रही है। यूनिसेफ की टीम किस तरह जागरूकता फैलाने का काम कर रही है, देखिए। आप लोग अपने बैग में छोटा छोटा सैनिटाइजर आया है आप लोगों के लिए 15 साल से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोविड टीका जो आज से लगना चालू हो गया है। टीका जरूर लगवाइए और टीका लगवा के अपने परिवार, अपने स्कूल, अपने समाज, अपने देश को बचाइए। ये उनके शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगी और बच्चों को कोरोना वायरस से भी बचाएगी। अभी ओमिक्रॉन का वेरिएंट भी आया हुआ है। हालांकि उससे बचने के लिए भी कोविड का जो नियम हम पालन कर रहे थे वही नियम इसमें हम पालन कर सकते हैं। ये थी जिला समन्वयक यूनिसेफ की, जिन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से ये बच्चों और उनके परिजनों को समझाइश दे रही है कि अधिक से अधिक टीका लगवाएं। मैं श्रवण कुमार, खबर भारत, अंबिकापुर। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बीनागंज नगर में फिर से रोको टोको अभियान शुरू हो गया है। बता दें कि ओमिक्रॉन के चलते गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबेल ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते चाचोड़ा एसडीएम वंदना राजपूत द्वारा टीम गठित कर नगर पंचायत का अमला और सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बीनागंज में मास्क नहीं लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। एक भी आदमी बगैर मास्क नहीं उतर रहा है। मंदसौर जिले के शामगढ़ तहसील के तोलाखेड़ी में पानी में डूबने से 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। इस घटना पर शोक संवेदना व्यक्त करने क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग तोलाखेड़ी पहुंचे। मृतक महिलाओं के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 4-4 लाख रुपए के चेक दिए। वहीं एसडीएम रविंद्र परमार ने परिजनों को कहा कि 7 दिन के अंदर आपके खाते में पेमेंट आ जाएगा। शुजालपुर शहर के जाने माने व्यापारी और सहज स्वभाव के धनी दिवंगत सुनील गोयल का जन्मदिन परिजनों ने नए तरीके से मनाया। व्यापारी का जन्मदिन परिजनों ने शहर की सामाजिक संस्था नेकी की दीवार के सहयोग से मनाया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को स्वल्पाहार और बिस्किट बांटकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्य में संस्था के सभी सदस्यों ने उनका सहयोग किया।
चाचौड़ा तहसील के लगभग 36 स्कूलों में कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। वहीं चाचौड़ा एसडीएम ने बताया कि लगभग 9000 बच्चों को टीका लगाया जाएगा, जिसके चलते बीनागंज नगर के हर सेकेंडरी स्कूल में टीकाकरण किया गया है। उसमें बैठे उसमें तो दे देंगे। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण शासन के द्वारा शुरू किया गया। तो हमारे ब्लॉक में हम लोगों ने 36 स्कूलों में सेंटर बनाए, सभी शासकीय स्कूल इसमें कवर किए हैं और लगभग इसमें 9000 बच्चे एलिजिबल हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2007 या उसके बाद की। तो इसका कार्यक्रम सभी 36 स्कूलों में आज सुबह से शुरू किया गया है और हमारा लक्ष्य रहेगा कि आगामी 2 से 3 दिन में हम ये पूरे जो बच्चे हैं उनको कवर करने का कोशिश करें और इसके बाद फिर अगले चरण में हम निजी स्कूलों में इसकी शुरुआत करेंगे। और सभी स्वास्थ्य संघ का हमारा और एजुकेशन डिपार्टमेंट का सभी का ये प्रयास है कि इस हफ्ते में हम लगभग अपने सभी बच्चों का टीकाकरण कर पाएँ। कलेक्टर दिनेश जैन ने जिला मुख्यालय पर टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया और सभी छात्र छात्राओं से टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की अपील की। वहीं जिले के छात्र छात्राओं में भी टीकाकरण को लेकर उत्साह देखने को मिला। शाजापुर जिले में टीकाकरण प्रारंभ होने के पहले ही दिन 14,500 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। कलेक्टर दिनेश जैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए 116 केंद्रों पर शासकीय और गैर शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कुल 51,652 बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था। कुरवाई में शासकीय महाविद्यालय की बिल्डिंग में छात्र छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री ने शीघ्र कलेक्टर महोदय से कुरवाई की शासकीय बिल्डिंग का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने या करवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कुरवाई के जनप्रतिनिधि और पत्रकारों ने अनेकों बार कुरवाई की शासकीय बिल्डिंग की जर्जर स्थिति से शासन प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई सार्थक निर्णय अभी तक शासन प्रशासन से नहीं लिया गया। छात्र छात्राएं भयभीत होकर कॉलेज जाते हैं और डर के माहौल में कॉलेज का स्टाफ बच्चों को भी पढ़ाता है। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह और मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंदिर में हो रहे निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंदिर के अंदर का निर्माण कार्य 15 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद बाहर का काम शुरू किया जाएगा। सहस्त्र शिवलिंग पर ब्रजलेप का कार्य भी किया जाएगा। इस कार्य के लिए विशेष तौर पर कोलकाता के कलाकार बुलाए गए हैं। कलेक्टर विधायक ने इस दौरान तपेश्वर महादेव और सहस्त्र शिवलिंग मंदिर का भी भ्रमण किया। शिवलिंग का ये आज सहस्त्रेश्वर महादेव का वज्रलेप कंप्लीट हुआ है। तो आज मीडिया बंधुओं के साथ और जो नगर के सम्मानित जो सामाजिक कार्यकर्तागण हैं उनके साथ चर्चा हो रही थी कि जो मंदिर को हम स्वरूप दे रहे हैं वो क्या स्वरूप होगा, कैसे बना रहे हैं। दूसरा सबसे सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे कि इसमें अगर किसी को कुछ जोड़ना हो, कुछ परिवर्तन का हो, चूँकि अब मंदिर अपने अंतिम स्वरूप में आ रहा है तो इसलिए आज हमने सबको आमंत्रित किया था। और विशेष रूप से भगवान सहस्त्रेश्वर महादेव या भगवान पशुपतिनाथ या भगवान तापेश्वर महादेव या बालाजी की जब बात करें तो मूर्तियाँ, ये विग्रह बड़े विलक्षण हैं, ये अद्भुत हैं। तो जो हमारी विशेषज्ञों की टीम कलकत्ता से आई थी उनके थ्रू बहुत सारी चीज़ें हमको पता चली। तो मुझे लगा कि शहर को भी पता होना चाहिए कि उनके पास कौन सी धरोहर है और उसको सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी है। तो बहुत सारी जो वैज्ञानिक पहलू हैं, जो पत्थर के संबंध में, पत्थर के बनावट के संबंध में, पत्थर कैसे बना, उसके संबंध में आपने विशेषज्ञों से सुन लिया है। तो भविष्य में मूर्ति संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे और अपनी पूरी भव्यता से विराजमान रहे। इसलिए मैं जागरूकता लाने के लिए भी आप लोगों से आह्वान कर रहा था कि आप लोग इस संबंध में लोगों को बताएं, सबको पता चले। और निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ा काम है। पशुपतिनाथ, भगवान पशुपतिनाथ महादेव का यह मंदिर परिसर, इस मंदिर परिसर का एक इतिहास है। और इतिहास के साथ साथ जब हम लगातार भगवान पशुपतिनाथ महादेव की अष्टमुखी नयनाभिराम प्रतिमा का दर्शन करते थे, अभिषेक करते थे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है 1980 के दशक में यह हजारेश्वर जो है 1008 शिवलिंगों का बना एक जो शिवलिंग है, ये इसी परिसर में एक जाली में कैद था और निगाह उस पर पड़ती थी लेकिन उपयोगी नहीं था। आज उस पर वज्रलेप करा करके उसके लिए पृथक से एक नया मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर के सहित जो मुख्य
प्रवेश द्वार के पास में रहेगा और जिस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है, इसमें 2 विभाग लगे हुए हैं, PIU भी लगा हुआ है, लोक निर्माण विभाग भी लगा हुआ है और पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट भी लगी हुई है। और तत्कालीन कलेक्टर OP श्रीवास्तव जी ने इसकी कल्पना को प्रारब्ध किया था। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस नए मंदिर और जो पुनर्स्थापित और पुनर्लेप किया हुआ जो हमारा हजारेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है, उसकी उन्होंने आधारशिला रखी थी, उसका भूमि पूजन किया था। आज मंदिर अपने स्वरूप में है और मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि रात दिन काम कर करके और जो कलकत्ता से इसके विशेषज्ञ आए हैं उन्होंने इसका वज्रलेप कर दिया और आज संत जी की मौजूदगी में हमने उसको पानी डाल करके देखा, एक बूंद पानी भी पूरे हजारेश्वर का जो शिवलिंग है उसके ऊपर नहीं टिका, झर से निकल गया और इस पर अच्छे से खूबसूरत ढंग से वज्रलेप किया गया। और चूंकि ये लंबे समय तक, लंबे अरसे तक पशुपतिनाथ मंदिर के इस परिसर में ऐसे ही वीरान सा पड़ा हुआ था, जिसके लिए न केवल नया मंदिर स्थापित हुआ है बल्कि बहुत जल्दी हम इसके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और महाघंटा जो मंदसौर में लगभग 32 क्विंटल 37 क्विंटल वजन का जो बना है, उसकी भी स्थापना को लेकर के आज हमने पूरा महाघंटा अभियान की जो समिति थी, उस समिति के हम आए हैं। देखिए, तापेश्वर महादेव, महाघंटा, शस्त्रलिंग, पशुपतिनाथ महादेव, राम मंदिर, ये सारी अम्बे माता, बजरंगबली, ये सारा का सारा परिसर में इस अवसर पर उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तापेश्वर मंदिर जो था, उसके जो निजी स्वामी थे, उन्होंने हमको बड़ी ज़मीन यहाँ पर दी, बदले में हमने पशुपतिनाथ ट्रस्ट ने उनको ज़मीन के बदले ज़मीन दी है। उसके कारण से पूरा के पूरा स्वरूप अब आपको बदला सा नजर आएगा। धन्यवाद। पन्ना के कुटनी आइसलैंड पर घूमना पर्यटकों और सैलानियों को महंगा पड़ गया है, जहां टिकट में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। यहां अब 30 रुपए का गेट पास 100 रुपए प्रति सदस्य हो गया है। वहीं 2 राउंड वोटिंग के 175 रुपए प्रति सदस्य लिया जा रहा है और 5 साल के ऊपर के बच्चों का भी फुल टिकट लिया जा रहा है। और कुटनी आइसलैंड रिसोर्ट सिर्फ रिच पर्यटकों के लिए बना हुआ है, जिससे पर्यटकों में काफी निराशा और गुस्सा देखने को मिल रहा है। बोट के भी ज़्यादा है, वो केवल 3-4 मिनट घुमाते हैं और उसमें जो है 175 रुपये ले लेते हैं जो है। हाँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा है ये, थोड़ा सा इसको और कम होना चाहिए। मतलब आम आदमी की जेब से परे है। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा। आम आदमी जो है, जो बेचारा मध्यम वर्ग का या थोड़ा सा जो निचले वर्ग का इंसान है, उसके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है अपनी फैमिली को थोड़ा घुमाना फिराना जो है। अच्छे न्यू ईयर में आके सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा कम खर्चा भी होना चाहिए। पर पर्सन 100 रुपीज़ एंट्री फीस है। हाँ। और फिर हॉर्स राइडिंग और ये बोटिंग वगैरह का सब अलग अलग है, सबका अलग अलग है। क्या माना जाए, पर्यटकों की जेब पे डाका डाला जा रहा है? हाँ, तो ऐसा तो है कि 100 रुपीज़ ज़्यादा हैं इसके लिए। हर कोई नहीं घूम सकता, जिसके घर की इनकम कम है तो वो नहीं आ सकता यहाँ पे। गेट पास लगता रहा, वो कितना लगता रहा है? 100 रुपये लगता रहा सर। अभी 100 लगने लगा है। इसके पहले 30 रुपये सर। 30 रुपये। अब अचानक 100 रुपये कर दिया गया, क्या कारण है? अब सर जो कारण हो श्रीमान जी, कहीं ना कहीं आम आदमी की पहुंच से दूर है कि 100 रुपये दे के पर व्यक्ति नहीं जा सकते हैं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। Double 2